सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। दो सेक्शन ऐसे हैं जो आपको थोड़ा बहुत तंग भी कर सकते हैं, सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिनके इलस्ट्रेशंस आपको तंग कर सकते हैं, बाकी किसी के भी आपको तंग नहीं करेंगे। चलो अब आते हैं इसके अंदर से पहली बात जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे प्री में, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन ये हो सकता है कि सेक्शन 6 या सेक्शन 8 के हिसाब से कौन कौन से फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट है, जिसको लेकर हमको तीन चीजें याद रखनी है, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट। ये ध्यान रखना। वो आपसे पूछ सकता है प्री के अंदर कि भाई कौन से सेक्शन में मोटिव को रेलेवेंट बताया गया, कौन से सेक्शन में प्रिपरेशन को, कौन से सेक्शन में कंडक्ट को। ठीक है, उसके अलावा वो क्या पूछ सकता है कि भाई सेक्शन 6 में किन चीजों को रेलेवेंट, तीन चीजें हैं, तीन है। ठीक है, उसके बाद तीन चीजों को रेलेवेंट बताया गया, उसके बाद जो और वो पूछ सकता है। अगर हम मोटिव की बात करें, वैसे बता रहा हूं क्वेश्चन नहीं आता, तो यहां बात की गई है एक्यूज्ड के मोटिव की, कि एक्यूज्ड का जो मोटिव है वो रेलेवेंट फैक्ट है। प्रिपरेशन की बात करें तो यहां बात की गई है एक्यूज्ड की प्रिपरेशन की, विक्टिम की प्रिपरेशन की नहीं, कि विक्टिम सुबह उठा, सुबह तैयार हुआ, उसकी बात नहीं, एक्यूज्ड की, एक्यूज्ड ने वेपन खरीदा, जहर खरीदा, ये सब। ये जो कंडक्ट है ना, इसमें दोनों की है, एक्यूज्ड के कंडक्ट की भी बात करी गई है, विक्टिम के कंडक्ट की भी बात की गई है, और इवन एक्यूज्ड के एजेंट की भी बात की गई है। वैसे तो ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, बट पूछा जा सकता है कि जो सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मैं प्री की बात कर रहा हूं, मेंस का तो एक ही क्वेश्चन आता है वो मैं बता दूंगा। जो सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें कंडक्ट किस किस का रेलेवेंट है, तो ध्यान दे देना, एक्यूज्ड का, एक्यूज्ड के एजेंट का और विक्टिम का, इन तीनों का कंडक्ट रेलेवेंट है। एक जो क्वेश्चन प्री में आया भी हुआ है कि भाई कंडक्ट कौन सा, प्रीवियस मतलब इंसिडेंट होने के या क्राइम होने के पहले का कंडक्ट या उसके बाद का कंडक्ट, तो यहां हम बोलते हैं कोई भी कंडक्ट, कंडक्ट चाहे प्रीवियस हो चाहे सब्सिक्वेंट हो, ये ध्यान रख लेना। तो प्री में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक, सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से कौन कौन सी चीजें रेलेवेंट है, तीन चीजें, कंडक्ट किस किस का रेलेवेंट है, दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, और तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो कंडक्ट है वो प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कौन सा, कोई भी। ठीक है, उसके अलावा कंडक्ट के अंदर बात करते हैं हम एक बात बोलते हैं कि कंडक्ट का मतलब होता है फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बोल दो, फिजिकल एक्ट बोल दो, फिजिकल एक्टिविटी, जो बोली हुई बातें होती है ना, जो स्टेटमेंट होती है, वो कंडक्ट नहीं होती है। अब ध्यान देना, अगर तो वो आपसे ये बोल रहा है कि भाई क्या स्टेटमेंट रेलेवेंट फैक्ट हो सकता है, हाँ, हम आगे जाके इसी के मतलब मंडे को अपने टॉपिक चालू करेंगे, एडमिशन, कन्फेशन, ये सब वो स्टेटमेंट ही तो है, बोली हुई बातें ही तो है, वो रेलेवेंट फैक्ट है। तो अगर वो आपसे पूछे, भाई क्वेश्चन आता है कि क्या स्टेटमेंट रेलेवेंट फैक्ट है, हाँ स्टेटमेंट रेलेवेंट फैक्ट है। बट अगर वो आपसे पूछे क्या स्टेटमेंट सेक्शन 6 में रेलेवेंट फैक्ट है, नहीं है, स्टेटमेंट नॉट रेलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बहुत ध्यान रखना, अगर यहां से जहां भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें प्री के अंदर इस सेक्शन से स्टेटमेंट को लेकर, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 6 या फिर नॉर्मली। उसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है जिसको लेकर ज्यादातर, ऑब्वियस है क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है ये वाला, इसके अंदर और बहुत बातें हैं, पर एक प्री में एक क्वेश्चन आता है जो ज्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं क्योंकि उसको अपने उस तरीके से याद नहीं करते हैं। क्वेश्चन आता है, जैसे अपने ने भी बोला ना कि स्टेटमेंट जो है सेक्शन 6 के अंदर रेलेवेंट फैक्ट नहीं है, ये बात कहां बोली गई है, एक्सप्लेनेशन 1 सेक्शन 6, ये आप याद रखेंगे, ये याद रखेंगे कि कहां बोला गया है कि स्टेटमेंट रेलेवेंट फैक्ट नहीं है सेक्शन 6 में, एक्सप्लेनेशन 1 अंडर सेक्शन 6, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा अपवाद है, जो अपवाद से लेकर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता प्री के अंदर कि भाई स्टेटमेंट कब रेलेवेंट हो सकती है अंडर सेक्शन 6, प्री में नहीं पूछा जाता, मेंस में पूछा जाता है, वो अपने को पढ़ना है।
पर प्री में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इतने ही बनते हैं कि सेक्शन 6 में किन किन चीजों को रेलेवेंट किया गया है, कंडक्ट किसका रेलेवेंट हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कंडक्ट चाहे प्रीवियस हो चाहे सब्सिक्वेंट हो, और चौथा इज क्या स्टेटमेंट सेक्शन 6 में रेलेवेंट है, नहीं है, कहां बोला गया है, एक्सप्लेनेशन 1 सेक्शन 6 एक्सप्लेनेशन 1 में। ठीक है, अब आते हैं इसका जो मेंस का क्वेश्चन बनता है। इसका जो मेंस का क्वेश्चन है वो ये होता है, एक्सप्लेन व्हेन conduct is a relevant fact, whether statement includes conduct। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, जब भी आया है कि बताइए क्या कंडक्ट रेलेवेंट फैक्ट है, या वो ये बोल देता है कि एक ही बात है, या तो वो ऐसे बोल रहा है कि कंडक्ट कब रेलेवेंट फैक्ट है, या ऐसे बोल रहा है कि क्या कंडक्ट, एक ही बात है, आंसर एक ही बनेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, पूरा सेक्शन लिखते हैं। सेक्शन 6 बोलता है कि कंडक्ट एक रेलेवेंट फैक्ट है, उसमें वो क्या बोलता है कि कंडक्ट चाहे 3 लोगों का है, चाहे प्रीवियस है, चाहे सब्सिक्वेंट है, जो भी अपने ने सेक्शन में पढ़ा, किस किस का, हम उसमें क्या क्या लिखेंगे कि सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से कंडक्ट एक रेलेवेंट फैक्ट है। कंडक्ट जो है चाहे एक्यूज का हो, जिसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, कंडक्ट चाहे पर्सन कमिटिंग ऑफेंस का हो, पर्सन जिसके खिलाफ अगेंस्ट होम ऑफेंस हुआ हो, या फिर जिसने ऑफेंस, या फिर एक्यूज के एजेंट द्वारा किया गया कंडक्ट है, पहली बात किसका। दूसरा, वो कंडक्ट चाहे प्रीवियस है चाहे सब्सिक्वेंट है, बस वो कंडक्ट जो है केस को रिलेट करना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए केस से, वो रेलेवेंट फैक्ट होगा। फिर उसके अंदर हम एक एग्जांपल डाल देते हैं। देन हम इस टॉपिक पे आते हैं कि क्या स्टेटमेंट कंडक्ट है, फिर हम लिखते हैं कि नहीं, एक्सप्लेनेशन 1 जो है सेक्शन 6 का, वो ये बोलता है कि स्टेटमेंट कंडक्ट नहीं है। हाँ, उसके 2 अपवाद हैं, जो 2 अपवाद अपने को याद रखने हैं, जो अपने पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद यहां से जो आपसे क्वेश्चन आएंगे वो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अगर आएंगे तो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लिख लो अगर लिखना है आपको तो, कि कौन कौन से इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो ज्यादातर चांसेस है आने के। ये 3 ज्यादातर पूछे जाते हैं, एफ, जी और एच, और यही ऐसे हैं जहां पर आप थोड़ा बहुत तंग हो सकते हो, उसके अलावा किसी में भी तंग नहीं हो सकते हो। दोबारा बोल देता हूं, कोई डाउट रहे, कुछ भी रहे तो पूछ लेना। कंडक्ट को लेकर आपसे अगर प्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन होगा कि भाई कौन से सेक्शन में कंडक्ट एक रेलेवेंट फैक्ट है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, कौन से सेक्शन में जो कंडक्ट है वो एक रेलेवेंट फैक्ट है। कंडक्ट को लेकर कौन सा कंडक्ट रेलेवेंट है, प्रीवियस है, सब्सिक्वेंट है, किसका कंडक्ट रेलेवेंट है, ये सब चीजें, और मेंस का क्वेश्चन। उसके अलावा कंडक्ट को लेकर कोई भी ऐसा केस, हाँ, इसका केस लो याद रखेंगे आप। केस लो दोबारा बोल देता हूं, यहां से केस लो आपके प्री में नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाता। यहां से आपके केस लो मेंस में आपको जब आंसर लिखोगे तब काम आएगा। ये वाला केस लो याद रख लेना, स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली नवजोत सिद्धू, एक केस लो है, बस ये याद रख लेना, बहुत है, उसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक है इस सेक्शन के अंदर से। तो यहाँ से क्या प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने सब बता दिया आपको। आपको कोई भी डाउट, कुछ भी, अगर आपने क्लासेस तो आपने कर ही रखी है, अगर आपको इस टॉपिक में कुछ पूछना है तो भी आप पूछ सकते हो। अदरवाइज फिर अपने आगे के टॉपिक पे चलते हैं कि अगले जो सेक्शन है वहां से प्री का क्या क्वेश्चन बन सकता है, मेंस का क्या क्वेश्चन बन सकता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये केस लो मेंस के लिए याद रखना, प्री में यहां से केस लो नहीं पूछा जाता। करते हैं आगे, कंटिन्यू करें।
लिखते रहना साथ में, आपके काफी काम आएंगी ये चीजें, ठीक है, साथ साथ में लिखते रहना, बेटर रहेगा आपके लिए। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो अब अपने आते हैं अगले सेक्शन पे। सेक्शन कितना हुआ, 6 हो गया था ना। सेक्शन 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट। यहां से प्री का एक तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जो हेडिंग से बन जाता है कि भाई कौन से सेक्शन के अंदर कोई भी ऐसा फैक्ट जो केस को इंट्रोड्यूस कर रहा है, प्लेस ऑफ इवेंट बता, मतलब प्लेस ऑफ क्राइम बता रहा है, टाइम ऑफ क्राइम बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ भी इंट्रोड्यूस हो गया, सपोर्ट कर रहा है, रीबट कर रहा है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन पार्टीज बता रहा है, रिलेशन बिटवीन थिंग्स बोल सकते हैं, बता रहा है, वो कौन से सेक्शन में रेलेवेंट है। तो जिस तरह से अपने ने कल सेक्शन किया ना, सेक्शन 5, मैंने कहा था भाई ये 5 है, इनको याद कर लो। यहां पर अगर याद करने हैं तो मोटा मोटी ये याद कर लेना, प्लेस, टाइम, एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस। कौन से सेक्शन में, तो वो एक तो ये पूछ सकता है भाई कौन से सेक्शन में कोई भी ऐसा फैक्ट जो केस को इंट्रोड्यूस कर रहा हो, पार्टी को इंट्रोड्यूस कर रहा हो, कुछ एक्सप्लेन कर रहा हो, प्लेस बता रहा हो, टाइम बता, ये सब अपने बात कर चुके हैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है। बट अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, तो कौन से सेक्शन में रेलेवेंट है, हम ये सेक्शन याद रखेंगे। उसके अलावा यहां से प्री में एक ही क्वेश्चन और पूछा जाता है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कौन से सेक्शन में रेलेवेंट है, कौन से सेक्शन में रेलेवेंट है, हम बोलते हैं सेक्शन 7 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एक क्वेश्चन यहां से प्री में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये नाम याद रख लेना, एक ये, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। मेंस में जो क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है यहां से, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बताइए क्या होता है। क्या वो एक रेलेवेंट फैक्ट है। ये क्वेश्चन को लेकर मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन जब भी आया है, चाहे मेंस लिखने वाला स्टूडेंट है, प्री क्लियर करके गया है, बहुत अच्छे से क्लियर करके गया है, पर ये क्वेश्चन जब भी मेंस में आया है ना, जैसे कहते हैं ना भाई, जो सिलेक्शन होने वाले बच्चे हैं सिर्फ वही उसका आंसर कर पाए हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो टेस्ट जो अपने ने पढ़ा भी है, उस पर बाकी बकायदा डिटेल में बात भी की है, इतना कुछ नहीं याद करते हैं। पर मेरा सजेशन रहेगा, क्योंकि इस सेक्शन में और कुछ याद करने लायक है नहीं, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इस पे 2 केस लॉ हैं जो याद रखोगे आप, और मलखान सिंह, ये दोनों याद रखोगे। कई चीज है जहां पर केस लॉ लिखना जरूरी है, ये दोनों याद रखोगे। इसके एग्जांपल्स में से क्वेश्चन आने के, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। यहां से मेंस का जब भी क्वेश्चन आया तो यही आया है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होती है, क्या वो रेलेवेंट फैक्ट है या नहीं है, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से। ये है आपका सेक्शन 7 से जो क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा आ जाइए, अब आ जाइए, इंपॉर्टेंट है इसको लेकर, मतलब जैसे मैं बोलता हूँ ना, ये टॉपिक जब अपने ने क्लास में बात की थी, मोटा मोटी बता देता हूँ ये है क्या। ये कहता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने ऑफेंस किया है, मतलब मिलकर ऑफेंस किया है, तो उनमें से किसी एक ने कुछ भी कहा है, कुछ भी बोला है, कुछ भी किया है, वो दोनों के खिलाफ रेलेवेंट है, दोनों के खिलाफ यूज हो सकता है, अगर सिंपल सी भाषा में बोले तो। जब हम इस पे क्लास करते हैं ना, तो क्लास में तो अपने इस पे बहुत डिटेल में बातें करते हैं कि ये है और वो है, मतलब कि जो एक्ट होना चाहिए वो कॉन्स्पिरेसी को लेकर होना चाहिए, इतना नहीं पूछा जाता, यहां से नहीं पूछा जाता। यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बस इतना ही पूछा जाता है, एक एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बनाता है वो बोलता है कि 2 लोग हैं, दोनों ने मिलकर क्राइम किया है, उसके बाद एक आदमी है, उसने मान लीजिए कोई वेपन खरीदा, या फिर उसने किसी को कुछ बोला,
क्राइम को लेकर, क्या वो दोनों के खिलाफ यूज हो सकता है? हो सकता है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। या फिर आपसे प्री में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, अभी अभी शो कर देता हूं, वो यही पूछा जाता है। प्री का जो क्वेश्चन है वो बोल देता हूं, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर पूछता है वो कि भाई कौन सा सेक्शन नंबर है जो ये बोलता है इन कॉन्स्पिरेसी, मतलब मिले जो क्राइम जो दो लोग, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर करते हैं, कि कॉन्स्पिरेसी वाले केसेस के अंदर एनीथिंग सेड और डन by one is a relevant fact against another। सिर्फ सेक्शन नंबर पूछा जाता है इसमें प्री में, और कुछ नहीं, कि भाई कौन सा सेक्शन ये बात बोलता है कि कॉन्स्पिरेसी वाले केसेस के अंदर एक आदमी ने, कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, एक आदमी ने कुछ भी किया है वो दूसरे के खिलाफ भी रेलेवेंट होगा। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। मेंस में से इसमें से क्वेश्चन कभी नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया है मेंस का क्वेश्चन, बट अगर कभी भी आ जाए प्री, मतलब इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, आपको बहुत ज्यादा, कहते हैं ना भाई, अपने कई बार क्या करते हैं ना, एग्जाम देते टाइम इतने अलर्ट हो जाते हैं कि ना अपने जो चीज क्लियर दिख रही होती है ना उसमें भी अपने अपवाद, एक्सेप्शंस ढूंढने लगते हैं कि नहीं यार, क्या पता ऐसे हो, क्या पता वैसे हो। नहीं, वो आपको बोल रहा है कि भैया दो लोग हैं, दो लोगों में दोनों मिलकर के क्राइम करने का प्लान बनाते हैं या प्लान बनाया हुआ है, ऐसा कुछ है। दो लोग, या तो बोलता है दो या दो से ज्यादा लोग क्राइम कर रहे हैं या मिलकर कर रहे हैं, एक ही बात है। उसमें से वो बोलता है कि एक ने वेपन खरीदे या एक ने क्राइम किया, क्या वो फैक्ट दूसरे के खिलाफ यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। वहां पर ये दिमाग मत लगाना अगर दूसरे को ना पता हो तो, ये वो कानून कहता है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। दो लोग हैं, दोनों ने मिलकर क्राइम क्राइम करने का प्लान किया है, उसमें से एक ने, अगर एक जो बंदा है वो अगर कुछ भी कर रहा है तो वो चीज दूसरे के खिलाफ भी यूज हो सकती है। बात ही खत्म। दूसरे को पता था, दूसरे को नहीं पता था, हमको इन चीजों में नहीं जाना है। इतनी सी बात याद रख लेना। हालांकि मेंस में कभी इसका क्वेश्चन आया नहीं है, बट फिर भी अगर कभी इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल रखना है इसको, बहुत सिंपल रखना। ठीक है, इसके जो केस लॉज हैं, वैसे तो अपने ने 3 केस लॉ पकड़े थे, आर वर्सेस ब्लेक, सीबीआई वीसी शुक्ला वाला, और मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर। आप कुछ ठीक है, आप एक याद रख लेना, मतलब अगर केस लॉ याद रखना है तो आर वर्सेस ब्लेक एंड टाई, ये याद रख लेना। इंग्लिश केस लॉ है, क्योंकि इंग्लिश केस लॉ है, पुराना है, तो ये तो एग्जामिनर को पता ही होगा। एग्जामिनर के पास जो केस लॉज की लिस्ट आती है ना, उसमें ये पक्का होगा। यहां से मार्क कर लो, प्री का क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो, मेंस का क्वेश्चन यहां से नहीं आता। ठीक है, ये लीजिए, अब लिख लीजिए, आपको लिखना है तो नोट्स के अंदर आपके ये सब मेंशनड है। अगर फिर भी कुछ भी मेंशन ना हो, आपको लगे कि भाई ये बात नहीं है, मैं लाके चेक कर लूंगा, क्योंकि संडे को आपका टेस्ट है तो मेरे पास भी टाइम है, मैं आपके नोट्स दोबारा देख लूंगा। हालांकि नोट्स ज्यादा पुराने हैं नहीं, थोड़े ही टाइम पहले बने हैं, तो अगर उसमें कुछ भी कमी होगी तो मैं उसको एडिट करके आपको फिर शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये चीजें जो है ना, जैसे मैं ये जो बातें बता रहा हूँ, अब ये सब बातें नोट्स में नहीं लिख सकते अपने, कि भाई क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। चलो मेंस की तो चलो फिर भी लिस्ट बना के दे देंगे, बट एक एक छोटी से छोटी बात फिर तो ये है कि नोट्स के अंदर ऐसी ऐसी चीजें लिखी होंगी कि जो हो सकता है आपके काम की भी ना हो। तो ये सब चीजें तो हो सके तो आप मार्क कर लो, नोट्स में लिखने हैं तो नोट्स में लिख लो, आपने खुद जो सब्जेक्ट की नोटबुक बना रखी है उसमें लिख लो, जो आपको कंफर्टेबल। जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक है, जब लिख लें तो बताना, फिर मैं चेंज फिर अपने आगे चलते हैं। जब लिख लें तो बताना, फिर अपने आगे बात करते हैं।
यहां से भी अगर कुछ लिखना है तो लिख लो। ये अगर लिखना है तो लिख लो, फिर अपने आगे बात करते हैं। देखा जाए ना तो जैसे अगर अपने किसी भी स्टेट का आप ले लो, कोई भी स्टेट का एग्जाम, अभी जितना मुझे समय हुआ है पढ़ते और पढ़ाते हुए, देखा जाए तो गिनती के सब्जेक्ट हैं जिसमें अपने को ना बहुत ज्यादा मटेरियल की जरूरत, मटेरियल मतलब कि केस लॉज या इधर उधर भी देखना पड़ता है। जैसे आपका हो गया साक्ष्य मतलब एविडेंस हो गया, आपका आईपीसी या बीएनएस हो गया, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इस चीज को लेकर। ये तीन है, बाकी सीपीसी और सीआरपीसी या बीएनएसएस में मेरा आपको सजेशन रहेगा, उसमें बहुत लीडिंग टॉपिक है जहां पर केस लॉज करने हैं। हर टॉपिक पे केस लॉज में मत जाना वहां पर, क्योंकि पूछा भी नहीं जाता। तैयारी हमेशा पेपर के हिसाब से करो कि पेपर की जितनी रिक्वायरमेंट है अपने को वो पूरी करनी है, क्योंकि ऐसा लॉ एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप हर कोई भी किताब उठाओगे तो हर दूसरी किताब में आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। चलो कंटिन्यू करते हैं, कुछ अगर नहीं लिखा हो तो बता देना, ठीक है। अब आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में मार्क कर लो, ये सेक्शन प्री में मेंस में दोनों में आता है। प्री में जो आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि व्हेन इररेलेवेंट फैक्ट, कब जो है एक इररेलेवेंट फैक्ट जो है रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। दो लाइन याद रखनी है इसके अंदर। एक, अगर वो फैक्ट इनकंसिस्टेंट है, या फिर वो जो फैक्ट है वो केस को प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल कर दे रहा है। ये लैंग्वेज अपने को याद रखनी, क्योंकि वो यही पूछता है। हालांकि अगर मैं इसको सिंपल बोलूं ना तो इसको अपने सिंपल बोल सकते हैं कि भैया अगर कोई भी फैक्ट जो है जो केस के बिल्कुल उल्टा फैक्ट चल रहा है, केस को लेकर है वो, पर केस के बिल्कुल उल्टा फैक्ट चल रहा है, तो वो भी रेलेवेंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई केस आता है कि साहब ए ने बी का मर्डर किया है, फैक्ट आता है, मान लो फैक्ट मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है कि बी ने तो सुसाइड किया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि साहब इसका मर्डर नहीं हुआ, इसने तो सुसाइड किया है। वहां पर बात निकलती है कि भाई इसने सुसाइड किया, केस तो मर्डर का चल रहा है, केस मर्डर का है, फैक्ट आता है सुसाइड का। देखा जाए तो ये फैक्ट बिल्कुल ही अलग फैक्ट है, इनकंसिस्टेंट है, टोटली अलग है, पर ये फिर भी रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे केस को ही पलट दे रहा है। अब अपने बोलने में ऐसा बोल सकते हैं कि भाई कोई भी ऐसा फैक्ट जो केस से बिल्कुल उल्टा फैक्ट है, बहुत ही अलग फैक्ट है, जो केस को पलट दे रहा है या केस को ही रिवर्स कर दे रहा है, पर अपने से ऐसा वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं बनती है। यहां पर लिखना है, लिख लो कि आपको ये रटना है, सिंपल सी बात है। एक तो ये रटना है कि इररेलेवेंट फैक्ट कब रेलेवेंट होता है, तो हमको ये याद रखना है कि कोई भी फैक्ट अगर वो फैक्ट इन इश्यू से इनकंसिस्टेंट है, या फिर वो केस को हाईली प्रोबेबल या हाईली इम्प्रोबेबल मतलब पलट दे रहा है, या फिर हाईली पॉसिबल कर दे रहा है, इतना याद रखना है। ये दो पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। इनकी डिटेल में अपने क्लास में बात कर चुके हैं, मतलब क्या है ये सारी बातें कर चुके हैं। उसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता है वो आपसे, एक तो ये क्वेश्चन प्री में आता है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि भाई कौन से सेक्शन में ये बताया गया है कि इररेलेवेंट फैक्ट भी रेलेवेंट हो सकता है, सेक्शन 9। तीसरा क्वेश्चन जो प्री में आता है, प्ली ऑफ एलिबी कौन से सेक्शन में रेलेवेंट फैक्ट है। ये तीन क्वेश्चन आते हैं प्री में, अगर आते हैं तो। प्ली ऑफ एलिबी कौन से सेक्शन में रेलेवेंट फैक्ट बोली गई है, सेक्शन 9 के हिसाब से साक्ष्य देने में रेलेवेंट फैक्ट कब, इररेलेवेंट फैक्ट कब रेलेवेंट होता है, ये दो कंडीशन में, या तो पहली हो या दूसरी हो। कौन से सेक्शन में इररेलेवेंट फैक्ट को रेलेवेंट फैक्ट बोला गया है, सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य देने। प्री में इतना ही है। मेंस में जो क्वेश्चन है प्ली ऑफ एलिबी की अपने बात कर चुके हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा। मेंस में दो तरह से क्वेश्चन आता है ये, when irrelevant fact is relevant, कब वो relevant हो सकता है, इसको एग्जाम्पल के साथ बताओ, ऐसे बोलता है वो, एक्सप्लेन इट विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के साथ बताओ। तो आपको एग्जाम्पल दे
एग्जैक्ट वाला लिखना हो वो लिख देना, या फिर जो अपने क्लासेस में पढ़े हैं वो कोई भी लिख देना। उसके अलावा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन plea of alibi, explain whether it is a relevant fact। क्या वो relevant fact है? अब देखो, अगर तो वो ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया क्या इररेलेवेंट फैक्ट कब रेलेवेंट हो सकता है, सिंपल टू द पॉइंट सेक्शन नंबर लिखना, मतलब सेक्शन की बातें लिखने की, सेक्शन 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सॉरी सेक्शन 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो इसके बारे में बात करता है, वो क्या क्या बोलता है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल लिख देना, केस लॉ मैं भी बता दूंगा, वो केस लॉ लिख देना, ठीक है। उसके बाद अगर वो ये प्ली ऑफ एलिबी का क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहले प्ली ऑफ एलिबाई लिखोगे, बताओगे, क्लास में बात की है, दोबारा बता देता हूं कि प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब होता है एल्सवेयर, प्ली ऑफ एल्सवेयर। एक्यूज जब ये प्ली करता है कि वो प्लेस ऑफ क्राइम से अलग जगह पे था, जहां पर ऑफेंस हुआ है वहां नहीं था, तो उसको हम बोलते हैं प्ली। फिर उसके ऊपर लिखना कि भाई प्ली ऑफ एलिबी को जो होता है एक्यूज को प्रूव करनी होती है, बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर होता है, उसको जो है कोर्ट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा, ये बातें लिखना ताकि टॉपिक खत्म। प्ली ऑफ एलिबी का इंट्रोडक्शन या बोल दो टॉपिक खत्म हो। फिर इसको सेक्शन से कनेक्ट करोगे कि जो प्ली ऑफ एलिबी है वो एक रेलेवेंट फैक्ट होती है, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 9 के अंदर। क्यों होती है? क्योंकि सेक्शन 9 ये बोलता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट जो केस को या तो हाईली प्रोबेबल कर रहा हो या हाईली इम्प्रोबेबल, और प्ली ऑफ एलिबी अगर प्रूव होती है तो वो केस को हाईली इम्प्रोबेबल कर देती है। क्यों? अगर बंदा ये कह रहा है कि भैया मैं तो जगह पे ही नहीं था जहां ऑफेंस हुआ है, तो फिर वो क्राइम ही नहीं कर सकता, वो तो पूरे केस को ही खत्म कर दिया, तो हाईली इम्प्रोबेबल, इसीलिए वो एक रेलेवेंट फैक्ट है। फिर उसके बाद इसके दो केस लो हैं, प्ली ऑफ एलिबी के हैं दो केस लो, लिख लेना। एक है दूधनाथ पांडे वाला और एक है दर्शन सिंह वाला। ये दो केस लो, दूधनाथ पांडे और दर्शन सिंह। अब ध्यान रख लेना, हाँ ठीक है, अब ध्यान रख लेना। अगर वो आपसे ये पूछे कि भाई फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट कब, इररेलेवेंट फैक्ट कब रेलेवेंट होता है, आपने लिखा, उसका एग्जांपल लिख दिया, इसमें भी डाल देना, इसमें भी कि भैया इसको लेकर एक लीडिंग केस लो है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसके अंदर सेक्शन 11 को लेकर एक लीडिंग केस लो है, लीडिंग केस लो, बस इतना लिख देना बहुत है, ठीक है। दर्शन सिंह वर्सेस, दोनों में से कोई भी लिख देना। अगर प्ली ऑफ एलिबी के बात ऊपर बात करें तो प्ली ऑफ एलिबी को लेकर इन्हीं केस लॉज में बात की गई है, ये लिख देना। दोनों केस लो चाहे तो आप सेक्शन में यूज कर लेना, चाहे तो प्ली ऑफ एलिबी वाले टॉपिक के अंदर यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और दोबारा मैं आपको बोल रहा हूं, आंसर फ्रेमिंग का ना कुछ ऐसा नहीं होता कि एक एक लाइन ऐसी हो कि नहीं, बातें होती कि यार अपने को मोटा मोटी इतनी बातें लिखनी है। आप में से किसी का लिखने का तरीका, वोकैब शब्द होते हैं, किसी के कुछ यूज करोगे, कोई कुछ यूज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका आंसर एक स्टैंडर्ड आंसर होना चाहिए। अगर वो टॉपिक में एग्जाम्पल आ सकता है तो सेक्शन जो भी प्रोविजन है, प्रावधान है, वो एग्जाम्पल और केस लो। केस लो हर टॉपिक का नहीं आ सकता, ऐसा नहीं कि एग्जाम में अगर 20 या 30 क्वेश्चन है तो आप सब में केस लो लिख सकते हो, इतने आपके पास केस लो होंगे नहीं। हर टॉपिक पे केस लो नहीं होता, जो बड़े बड़े या इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन्हीं पे होता है, तो आप उन्हीं पे ही याद रखना और कुछ मत करना। आपके यहां से अगर मेंस का क्वेश्चन बनेगा तो ये दो ही बनेंगे और कुछ भी नहीं बनेगा। इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा तो वो इतना सिंपल होगा कि आप कर जाओगे। ठीक है, कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। यहां से इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन कम आने के चांसेस हैं। यहां से प्री के ये दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये वाला थोड़ा ध्यान रख लेना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे का सेक्शन नंबर बताओ, प्ली ऑफ एलिबी किस सेक्शन से कनेक्टेड है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड किस सेक्शन से कनेक्टेड है। ये 2-3 है जिनका ध्यान रखना। ठीक है,
चलो कुछ लिखना हो तो लिख लेना, अगर कोई डाउट रहे तो पूछ लेना। अब आ जाइए सेक्शन 10 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 12 इंडियन एविडेंस एक्ट। क्लासेस अपने इसके ऊपर कर चुके हैं, मैं बार बार ऐसी फालतू के अंदर एक ही बात को 10-10 बार बता के कोई टाइम नहीं खराब करने की जरूरत, बात अपने कर चुके हैं। अपनी आज और कल की क्लास करने का इंटेंशन यही था कि आपको क्वेश्चंस बता सकूं क्या क्या आ सकते हैं, क्योंकि चाहे मैं कितनी भी कह सकते हैं ना भाई, कितनी भी बातें कर लें, जैसे कि भाई क्लास पढ़ाते टाइम जब टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, पर जब टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं ना तब क्या होता है, मेन ध्यान पढ़ाने पे होता है कि यार क्या और कुछ रह तो नहीं गया। उस समय एग्जैक्टली नहीं बात हो पाती कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट। तो ये इसलिए थोड़ा ध्यान दे देना। अब आ जाओ इसके ऊपर, मार्क कर लेना कि यहां से क्वेश्चन कभी नहीं आता है, अगर आएगा तो प्री का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो। और ये सेक्शन इतनी सी बात बोलता है कि डैमेजेस वाले केसेस के अंदर कोई भी ऐसा केस जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी के खिलाफ डैमेजेस क्लेम कर रहा है कि साहब इसने मेरा मकान तोड़ दिया, मुझे थप्पड़ मारा, मुझे डैमेजेस दो, पैसा दो, कंपेंसेशन दो, डैमेजेस या कंपेंसेशन, कोई भी ऐसा फैक्ट जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा वो रेलेवेंट फैक्ट है। अब इसमें इन्होंने क्या ही अलग लिखा है, क्या अलग लिखा है कि भाई डैमेजेस सूट के अंदर कोई भी ऐसा फैक्ट जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा वो क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सिंपल सा रख लेना। कभी अगर पूछ ले तो पूछ ले, वरना नहीं पूछा जाता। प्री का आएगा अगर आएगा तो, और वो भी क्या क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम ऐसा आ सकता है कि भाई कौन से सेक्शन में ये बात बोली गई है कि डैमेजेस सूट के अंदर कोई भी ऐसा फैक्ट जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस कैलकुलेट करने में हेल्प करता है वो रेलेवेंट है। मैक्सिमम आएगा अगर आएगा तो, और नहीं आएगा। पहली बात तो वो भी नहीं आता। अब आ जाइए अगला सेक्शन 11 भारत, सेक्शन 13 इंडियन एविडेंस। प्री का क्वेश्चन नहीं है, प्री आएगा, यहां से भी मेंस का क्वेश्चन नहीं आता। क्या है ये, अगर ये भी वही है जैसे डैमेजेस सूट है ना, ये बोलता है अगर राइट या फिर कस्टम क्वेश्चन में है, कोई भी केस चल रहा है उसमें ये विवाद उठता है कि आपके यहाँ ऐसा राइट है या कस्टम है या नहीं है। जैसे कल परसों ही एक ऐसे नॉर्मल एक स्टूडेंट का फोन आया, भाई अच्छा एग्जांपल है इस पे अगर बात करें तो ना अपने हिंदू लॉ के अंदर ना एक टॉपिक है, जब अपने हिंदू लॉ पढ़ेंगे तब बात करेंगे। हिंदू लॉ में ना एक टॉपिक है कि ना हिंदू लॉ नॉर्मली प्रावधान लगता है, सब जगह लगेगा, सब पर लगेगा जो हिंदू है, पर अगर आपका कस्टम, खुद का कस्टम कुछ अलग है तो वहां हिंदू नहीं लगे, हिंदू लॉ नहीं लगेगा। दोबारा बोल देता हूं, हिंदू लॉ हर हिंदू पर लगेगा, पर अगर आपका खुद का कस्टम, कस्टम मतलब आपके जो भी फैमिली के ट्रेडिशंस हैं, अगर वो अलग है तो वहां हिंदू लॉ नहीं लगेगा। जैसे उनका एक क्वेश्चन आया कि सर हिंदू लॉ में ना अपने एक टॉपिक पढ़ेंगे कि ना कोई भी अपनी भाभी से शादी नहीं कर सकता, मतलब ब्रदर की वाइफ से, विडो से, ब्रदर की विडो से, ठीक है, भाभी तो क्या, ब्रदर की विडो से शादी नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो उनका क्वेश्चन है भाई सर अपने तो होता है, नॉर्मली हम लोग सोसाइटी में देखते हैं ऐसा होता है, तो वहां पर हिंदू लॉ में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि भाई नॉर्मली शादी नहीं हो सकती है, बट अगर आपका जो कस्टम है, आपका जो ट्रेडिशन है वो अलाउ करता है तो हो सकता है। उसका आंसर ये है कि अलाउ करता है। अब उसी को अपने प्रैक्टिकली उठा लेते हैं। एक पर्सन ने अपने मतलब विडो भाभी, मतलब भाई एक्सपायर हो गए थे तो विडो भाभी से शादी की, तो नॉर्मली तो वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी हिंदू लॉ के हिसाब से, पर वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का कस्टम है ऐसा। अब देखा जाए तो केस में क्या विवाद आया, क्या सवाल में आया कि क्या उनके यहाँ कस्टम है या नहीं है। उनके कहने से थोड़ी मान ली जाएगी बात, आप प्रूव करोगे कि कस्टम है या नहीं है। तो जब उनके ये बात आई कि भाई क्या आपके यहाँ कस्टम है या नहीं है, सेक्शन 11 साक्ष्य अधिनियम या 13 इंडियन एविडेंस एक्ट प्ले में आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि भैया केस के अंदर सवाल ये आ गया है कि क्या उनके वहां ऐसा राइट, ऐसा कस्टम है या नहीं है। अब वो कैसे पता लगेगा, दो ही तरीके हैं, या तो वो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन ले आए, ट्रांजैक्शन मतलब उनके परिवार में कनेक्टेड जो भी रिश्तेदार हैं या उनके बाप दादा परदादा में ऐसा कोई सेम टू सेम इंसिडेंट हुआ हो। इंस्टेंस, इंस्टेंस
ये भी एक ही बात है। इंस्टेंस का मतलब है कोई पहले की, कोई अतीत की, कोई पास्ट का कोई ऐसा मुद्दा ले आए जिसमें सेम टू सेम ऐसी चीज हुई हो। तो यहां पर हम कुछ इस तरह से बोलते हैं कि अगर किसी भी केस में राइट या कस्टम क्वेश्चन में है तो आप कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन लाते हैं या कोई भी ऐसा इंस्टेंस लाते हैं, इंस्टेंस मतलब इंसिडेंट लाते हैं कि जब ऐसा हुआ था, जो उस राइट या कस्टम को लेकर है, चाहे तो होने को लेकर चाहे ना होने को लेकर, वो रेलेवेंट फैक्ट है। दोबारा बोल दे रहा हूं, सेक्शन 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो प्री का ही सेक्शन है, वहां से क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से सेक्शन में ये बोला गया है कि राइट या कस्टम रेलेवेंट फैक्ट होते हैं। सेक्शन 11, अगर राइट या कस्टम क्वेश्चन में है तो क्या चीजें रेलेवेंट फैक्ट होती हैं? कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा इंस्टेंस जो उस राइट या कस्टम को लेकर हो, उसके होने या ना होने को लेकर। बोल, ध्यान रख लेना, जो बता रहे हो कि वो है या नहीं है, वो रेलेवेंट फैक्ट है। वो क्या है? रेलेवेंट फैक्ट। सिंपल सा ध्यान रख लेता। दोबारा बोल दे रहा हूं, सेक्शन 11 क्या बोलता है? सेक्शन 11 दो क्वेश्चन प्री में आते हैं। एक, कौन से सेक्शन में राइट या कस्टम रेलेवेंट फैक्ट है? सेक्शन 11 में। अगर राइट या कस्टम क्वेश्चन में है तो क्या चीजें रेलेवेंट फैक्ट होती हैं? कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा इंस्टेंस। ये इतना सा यहां से प्री में क्वेश्चन आता है, मेंस में क्वेश्चन नहीं आता है। जो आपको पूरी कहानी मैंने इतनी इसलिए बता दी ताकि आपको इस कहानी को लेकर अब बातें याद रह जाएंगी। प्री के क्वेश्चन दो ही बनते हैं, कौन से सेक्शन में राइट या कस्टम रेलेवेंट है, राइट या कस्टम अगर क्वेश्चन में है तो क्या चीजें रेलेवेंट होती हैं, ट्रांजैक्शन और इंस्टेंस, जो उस राइट या कस्टम के होने या ना होने की बात है। प्री का सेक्शन है, प्री के हिसाब से पढ़ना और कुछ मत करना। अब आ जाइए, कुछ लिखना है तो लिख लेना, अगर नहीं लिखना तो अगले आ जाते हैं अपने। सेक्शन 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 14 इंडियन एविडेंस एक्ट। यहां से अगर तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन जिसको अपने बोलते हैं, नहीं क्या कहते हैं, सेक्शन वाले जो क्वेश्चन है तो प्री में आते हैं। मेंस में अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर आता है तो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है। मेंस में अगर आता है तो इलस्ट्रेशन में भी अगर लिखना है तो लिख लो कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल मेंस में, इलस्ट्रेशंस कौन कौन से पूछे जाते हैं। इलस्ट्रेशन आपके मेंस में जो पूछे जाते हैं, इलस्ट्रेशन सी, इलस्ट्रेशन ई, इलस्ट्रेशन जी, आई, जे और एल। और ओ, ज्यादातर ये इलस्ट्रेशन पूछे जाते हैं मेंस में, तो मार्क कर लेना। इस एरिया से ज्यादातर क्वेश्चन प्री में आता है। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो इलस्ट्रेशन बेस्ड होता है। प्री में क्या क्वेश्चन पूछता है? वो बोलता है कि भाई कौन से सेक्शन में स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी या फिर बॉडीली फीलिंग रेलेवेंट फैक्ट है, या फिर बॉडीली फीलिंग रेलेवेंट फैक्ट है, कौन से सेक्शन में है? तो ध्यान दे देना, सेक्शन 12 या सेक्शन 14 इंडियन एविडेंस एक्ट में तीन चीजें रेलेवेंट है, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग। अपने बात कर चुके हैं, स्टेट ऑफ माइंड मतलब मेंटल इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, ये सब चीजें। स्टेट ऑफ बॉडी मतलब बॉडी की स्थिति, मरने से पहले उसकी बॉडी नीली पड़ गई थी, बॉडी उसको उल्टियां हो रही थी, नीली हो गई थी, उल्टियां हो रही थी, बुखार, कुछ भी स्टेट ऑफ बॉडी। बॉडीली फीलिंग, उसको जलन हो रही थी, उसको भूख लग रही थी, उसको प्यास लग रही थी, बॉडीली फीलिंग। ठीक है, ये सब चीजें। तो कौन से सेक्शन में? तो सेक्शन 12 तीन चीजों को रेलेवेंट करता है प्री में। उसके अलावा जो एक क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है कि सेक्शन 12 में ये बोला गया है कि स्टेट ऑफ माइंड एक रेलेवेंट फैक्ट है, तो क्या स्टेट ऑफ माइंड जनरली होना चाहिए या पर्टिकुलरली? इस पे अपने एक बात डिस्कस कर लेते हैं, काम आएगी अपने, कि कोई भी स्टेट ऑफ माइंड होती है ना, एक तो होती है जनरली, एक होती है पर्टिकुलरली। ये क्या बात बनी? देखो,
एक तो बात ये चल रही है भाई मेरे ऊपर केस चल रहा है कि मैंने किसी का मर्डर किया है, मेरे ऊपर केस चल रहा है। उसमें एक बात आती है कि साहब इसने पहले भी किसी और का मर्डर किया है, विच मीन्स कानून कहता है भाई तुम हो थोड़े ऐसे कि तुम कोई क्राइम करते हो, तुम्हारा जो मेंटल सोच है वो अच्छी नहीं है। तो वो तो क्या है, जनरल सोच की बात आ रही है। क्यों? क्योंकि वो उस केस की बात नहीं चल रही, वो जनरली कि साहब इसने पहले भी किसी को मारा हुआ है, इसने पहले भी किसी का मर्डर किया हुआ है, ये पहले भी लोगों से लड़ा हुआ है, पार्टी से नहीं, जिस जो लोग है नहीं, किसी और से। तो यहां पर कानून बोलता है कि भैया ये तो है जनरल जो भी स्टेट ऑफ माइंड। उसके बाद आता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब वही फैक्ट ये आता है कि साहब इसने पहले भी, मतलब मैंने पहले भी ये जो बंदा जो मरा है उस पर पहले भी एक बार हमला किया था। अब वो क्या है, वो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड है कि उस पर्टिकुलर बंदे को जिसको लेकर केस है उसको लेकर स्टेट ऑफ माइंड है। तो हम कुछ इस तरह से बोलते हैं कि भाई स्टेट ऑफ माइंड बोल दो या स्टेट ऑफ, मतलब जो भी स्टेट ऑफ माइंड बॉडी या स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग होती है वो जनरली भी होती है, पर्टिकुलरली भी। जनरली तो क्या होता है, जब वो केस की पार्टी को लेकर ना हो। पार्टी को लेकर ना हो, जिसमें अपने पास एग्जांपल आता है कि भाई मान ली ऐसा एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आता है कि भाई ए के ऊपर आरोप लगा है कि उसने बी का मर्डर किया है। एक फैक्ट आता है कि ए ने पहले भी कभी किसी जमाने में एक बंदा था सी, उस पे हमला किया था, सी पे, बी पे नहीं सी पे। तो वो क्या है, जनरली। जनरली कि भाई उस केस से लेकर नहीं है तो स्टेट ऑफ माइंड की बात तो कर रहा है वो, पर जनरली बात कर रहा है, पर्टिकुलरली नहीं। और अगर वो केस को लेकर हो तो वो हम बोलते हैं पर्टिकुलरली। फैक्ट आता है कि इसने पहले भी बी पर हमला किया था, वो पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड है, उसी केस को लेकर है। तो सेक्शन 12 बोलता है कि भैया स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी जो पर्टिकुलर है ना, सिर्फ वही रेलेवेंट फैक्ट है। जनरल स्टेट ऑफ माइंड रेलेवेंट फैक्ट नहीं है, ये हमको ध्यान रखना है। आपको इस सेक्शन के अंदर मार्क कर लेना, सेक्शन 12 और सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको बार बार पढ़ने हैं और अच्छे से याद करने हैं। जिस तरह से सेक्शन 12 में, एक तो सेक्शन 12 ने सिंपल बात बोल दी कि भैया सेक्शन 12 के हिसाब से तीन चीजें रेलेवेंट है, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडीली फीलिंग, बात खत्म। उसके बाद जो मेन कहानी चलती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी फैक्ट जो स्टेट ऑफ माइंड को लेकर है, जो मेंटल इंटेंशन की बात कर रहा है, वो रेलेवेंट हो जाएगा ना। ऐसा नहीं कि कोई भी फैक्ट जो स्टेट ऑफ माइंड को लेकर है वो रेलेवेंट होगा, नहीं। वो फैक्ट जो बकायदा केस से कनेक्टेड होना चाहिए, जिसको हम बोल देते हैं पर्टिकुलर होना चाहिए, सिर्फ वही रेलेवेंट फैक्ट होगा। कहां लिखा गया है, इसमें भी एक्सप्लेनेशन नंबर याद रखेंगे आप। अब ध्यान देना, जो प्री के 3 क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये सिंपल बनता है कि सेक्शन 12 में 3 चीजें रेलेवेंट है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडी होनी चाहिए वो पर्टिकुलर या जनरल, पर्टिकुलर होनी चाहिए, कहां बोली गई है, एक्सप्लेनेशन। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके प्री में, 3 क्वेश्चन बनते हैं। मेंस के अंदर आपका जो क्वेश्चन बनता है वो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है। इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको एक तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, आपसे वो कोई भी एग्जाम्पल डाल रहा है जिसमें वो उसकी स्टेट ऑफ माइंड की बात है, मतलब मेंटल नॉलेज की बात कर रहा है कि भाई इसने पहले भी किसी पे हमला किया था, इसने पहले भी इसको मारा था, अगर तो वो सेम बंदे की बात कर रहा है। मान लीजिए मेरे ऊपर आरोप लगता है मैंने आपको मारा है, अगर हमारे मेरी और आपकी ही कोई इतिहास की कोई पहले की बात कर रहा है तब तो है वो उस केस के लिए रेलेवेंट। बात आ रही है कि मैंने 10 दिन पहले किसी और से भी लड़ाई की थी, मैंने किसी और को भी मारा था, कोई लेना देना नहीं, वो रेलेवेंट नहीं है, वो कोर्ट के लिए रेलेवेंट नहीं है। बस एक कुत्ते वाला एग्जांपल है जो अच्छे से ध्यान रखेंगे आप। ए है, उसका डॉग है जिसका नाम है एक्स। इस कुत्ते ने बी को काटा, फैक्ट आया कि ये जो कुत्ता है एक्स, इसने सी को भी काटा था एंड सी ने ए को कंप्लेंट की थी कि भैया तेरे कुत्ते ने मुझे काटा।
अभी तक अपने ने जो बात बोली कि भैया जो पहले वाला जो फैक्ट है वो पर्टिकुलर होना चाहिए, मतलब जो केस के लोग हैं ना ए और बी, इन्हीं को लेकर होना चाहिए। अभी अपने ने बात की है कि जो पहले वाला फैक्ट है वो पर्टिकुलर होना चाहिए, मतलब ए और बी का केस है ना, तो यहां भी ए और बी होने चाहिए, पर यहां तो सी और ए है। कौन है? सी और ए। यहां कौन है? ए और बी। कुत्ते वाले केस में नहीं लगी ये बात। कुत्ते में कानून ये बोलता है कि भैया ऐसा है, यहां पर हम ये बोलते हैं कि इस कुत्ते ने सी को काटा था और ये बात ए को पता थी, ए को कम, तो ए को पता था कि उसका जो कुत्ता है वो थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप का है। यहां पर ये बोलते हैं कि जो ए और बी हम नहीं देखेंगे, यहां हम देखेंगे ए और एक्स। ए और एक्स जो अपने ने बात बोली ना पर्टिकुलर वाली, वो बात गलत नहीं है, बस कुत्ते वाला एग्जांपल में थोड़ा सा आप इसको लॉजिक इसको लगाने में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसको अलग से ध्यान रख लेना कि कुत्ते वाले एग्जांपल में सिंपल बोला गया कि भैया एक कुत्ता है, उस कुत्ते ने किसी को काटा, उस कुत्ते ने पहले इतिहास में भी किसी तीसरे बंदे को काटा था, जिसके बारे में जो उस कुत्ते के मालिक है उसको पता था। तो यहाँ पर कानून बोलता है कि मालिक को पता था कि उसका कुत्ता थोड़ा, नॉलेज थी, मतलब स्टेट ऑफ माइंड था उसका, नॉलेज थी उसको कि उसका कुत्ता थोड़ा एग्रेसिव है। तो यहाँ पर ये फैक्ट, ये जो फैक्ट है ये रेलेवेंट माना गया। ये थोड़ा सा ध्यान दे देना। 3 क्वेश्चन है। पहला, सेक्शन 12 में क्या क्या चीजें रेलेवेंट है। दूसरा, पर्टिकुलर पॉइंट वाली बात याद रख लेना, और पर्टिकुलर वाली बात कहाँ बोली गई है? एक्सप्लेनेशन 1 में। ये 3 बातें ध्यान रख लेना, ये पूछी जाती हैं। उसके अलावा यहाँ से मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसको लेकर ध्यान रख लेना। कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो, इसमें कोई केस लो नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं कि केस क्लोज है, कुछ नहीं है केस क्लोज। प्री में यही आएगा, मेंस में आपके इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर फिर भी ध्यान रखना हो, सिर्फ इसकी इतनी सी हेडिंग ध्यान रख लेना कि कौन से सेक्शन में बताया गया है कि एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल फैक्ट भी रेलेवेंट है। कोई भी ऐसा फैक्ट ये बता रहा हो कि मामला एक्सीडेंटल मतलब गलती से हुआ है या जानबूझ के हुआ है, वो रेलेवेंट फैक्ट है। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जो ये बोलता है कि कौन से सेक्शन में कोर्स ऑफ बिजनेस एक रेलेवेंट फैक्ट है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, प्री का क्वेश्चन, यहां से प्री के क्वेश्चन बनते हैं, मेंस का नहीं आता। कौन से सेक्शन में कोर्स ऑफ बिजनेस रेलेवेंट? कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब, कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जो चीज नॉर्मली या दिनचर्या में होती ही रहती है, रोज होती है, रेगुलर बेसिस पे होती है। कौन से सेक्शन में कोर्स ऑफ बिजनेस रेलेवेंट है? सेक्शन 14 या 16 में। उसके अलावा कोर्स ऑफ बिजनेस कब रेलेवेंट है? एक क्वेश्चन ये बनता है, व्हेन कोर्स ऑफ बिजनेस इज रेलेवेंट। कोर्स ऑफ बिजनेस कब रेलेवेंट फैक्ट है? व्हेन कोर्स ऑफ बिजनेस इज रेलेवेंट, तो उसका आंसर ये है कि अगर कोई एक्ट क्वेश्चन में है, एक्ट क्वेश्चन में है, एंड वो जो एक्ट जो क्वेश्चन में है वो एक्ट इन कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है। मतलब कोई भी ऐसा एक्ट क्वेश्चन में, जैसे फॉर एग्जांपल कोर्स ऑफ बिजनेस का कुछ अलग चीज नहीं होती। कोर्स ऑफ बिजनेस का सिंपल सा मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो रेगुलर होती रहती है। जैसे मान लीजिए सिंपल सा है, आप रोज सुबह 8 बजे उठते हो, वो कोर्स ऑफ बिजनेस है कि आप रोज सुबह 8 बजे उठते हो, 9 बजे नाश्ता करते हो, 10 बजे तक पढ़ने बैठते हो, जो भी वो कोर्स ऑफ बिजनेस कि रोज आप यही करते हो। तो उसमें सवाल उठता है, फॉर एग्जाम्पल सवाल उठा कि भाई क्या आप आज सुबह 10 बजे पढ़ रहे थे? तो उसमें आता है कि भाई क्या ये 8 बजे उठे? हाँ उठे।
क्या इन्होंने 9 बजे तक नाश्ता किया? हाँ, कर लिया। अगर इन्होंने ऐसा किया है तो मतलब ये 10 बजे तक पढ़ने बैठ गए होंगे। ये है कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो रेगुलरली होती रहती है। तो यहाँ पर यह है कि भाई ये जो रेगुलर होने वाली चीजें हैं ये कब रेलेवेंट हो सकती हैं? तो बोलते हैं कि कोई एक एक्ट इश्यू में है, सवालों में है, और वो एक्ट उस कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है। तो अगर कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ है तो वो एक्ट भी हुआ होगा। सुबह 8 बजे उठे हैं, 9 बजे नाश्ता किया, तो 10 बजे पढ़ने भी बैठे होंगे। क्वेश्चन आता है यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट फिर भी अगर आता है तो प्री का आता है कि भाई कौन से सेक्शन में कोर्स ऑफ बिजनेस रेलेवेंट फैक्ट है? सेक्शन 14 में। कोर्स ऑफ बिजनेस कब रेलेवेंट फैक्ट होता है? तो उसके दो बातें होनी चाहिए, एक कोई सवाल क्वेश्चन में है, कोई एक्ट या कोई फैक्ट क्वेश्चन में है, और वो एक्ट कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट है। प्री का है, दोबारा बता देता हूं, मेंस में अगर आपके क्वेश्चन आएगा तो मेंस में आपके क्वेश्चन एक तो सेक्शन 4 से आ सकता है, सेक्शन 6 से आ सकता है, सेक्शन 7 से आ सकता है, सेक्शन 9 से आ सकता है, और 12 से आ सकता है। 12 से इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रख लेना। इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर आ सकते हैं तो वो ज्यादातर आने के चांसेस होते हैं सेक्शन 4 से, 5 से, 8 से, और ये आपका सेक्शन 12 से, इन चीजों से। ठीक है, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। क्लास अब अपनी खत्म है। संडे को आपका टेस्ट होगा। क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं किस किस तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। चलिए ठीक है, फिर अब अपने क्लास खत्म कर रहे हैं। थैंक यू। संडे को पढ़ के आना, टेस्ट अच्छे से देना। प्री और मेंस दोनों के टेस्ट होंगे, वो मेंस के क्वेश्चन वाला भी होगा और प्री वाला भी होगा, तो दोनों ही करना। बाकी कुछ दिक्कत रहे तो बता देना।